हेलो स्टूडेंट, कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज की इंग्लिश गेस्ट पेपर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह कमर और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रेनबो और स्टोरी ऑफ इंग्लिश, जो किताब है जो कि 12th बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में पढ़ाई जाती है, उसका VVI ऑब्जेक्टिव जो कि 1018 ऑब्जेक्टिव इस वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग आपको देने जा रहे हैं, जिसके अंदर आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव नंबर 251 से लेकर ऑब्जेक्टिव नंबर 300, मतलब कि टोटल 50 ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। Objective number 251. Dr. Hussain in his speech places himself to the service of totality of India's culture। यानी कि डॉक्टर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन अपनी जो स्पीच है भारत इज़ माई होम, उसके अंदर प्लेस करते हैं। प्लेस का मतलब होता है संकल्प लेते हैं। वो संकल्प लेते हैं क्या चीज़ का कि सर्विस ऑफ टोटलिटी ऑफ इंडियाज़ कल्चर, यानी भारत की जो सभ्यता है, भारत की जो तहजीब है, उसकी सर्विस करेंगे। टोटलिटी मतलब पूरे तन मन धन से, कुल मतलब पूरा तन मन धन लगाकर जो है उसकी सेवा करेंगे। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 252 फ्रॉम 1642 टू 1660 आर कॉल रेस्टोरेशन एज, यानी कि 1642 से लेकर 1660 तक का जो समय है, काल है, उसे रेस्टोरेशन एज यानी कि काल कहते हैं। ये जो है स्टोरी ऑफ इंग्लिश से आपको आया हुआ है ऑब्जेक्टिव। उसके बाद देखिए, इज़ अ विंडो टू द वर्ल्ड, इंग्लिश इज़ अ विंडो टू द वर्ल्ड, यानी कि अगर आप दुनिया के अंदर अगर आप दुनिया में उड़ना चाहते हैं, मतलब कि दुनिया के हर कोने में जाकर जॉब करना चाहते हैं या घूमना चाहते हैं या दुनिया को देखना चाहते हैं, तो यू मस्ट हैव नॉलेज ऑफ इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश की ज़रूरत आपको पड़ेगी। अगर आप इंग्लिश नहीं करिएगा तो क्या होगा, यहाँ पे आप जो है बिहार, यूपी, राजस्थान, MP, मध्य प्रदेश, अगर हिंदी आती है आपको तो इसी स्टेट में आप जो है जॉब कर सकते हैं या इसी स्टेट के अंदर घूम सकते हैं। आप यहाँ तक कि केरला तक नहीं जा सकते। इंडिया के दूसरे जो कोने हैं जैसे तमिलनाडु है, वहाँ भी आप नहीं जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको इंग्लिश आ जाती है तो आप दुनिया के किसी कोने में चले जाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है इंग्लिश मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। देखिए, कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन में सबसे बड़ा जो इंग्लिश लैंग्वेज है, अगर आपको आ जाती है तो आप आराम से जो अपनी ज़िंदगी को काट सकते हैं। तो यही कहा जाता है कि इंग्लिश इज़ अ विंडो टू वर्ल्ड, यानी कि दुनिया की खिड़की है, आप पूरी दुनिया को झांक सकते हैं इंग्लिश अगर आपको आती है तो। ऑब्जेक्टिव नंबर 254, द प्रेस्टीज ऑफ वाइट कोट्स इज़ एनॉर्मस इन पिसांट कम्युनिटी, यानी कि जो किसान समाज होता है, गांव देहात का जो इलाका होता है, उसके अंदर जो वाइट कोट कौन होता है? वाइट कोट का मतलब हुआ डॉक्टर। जो डॉक्टर होते हैं हमेशा देखिएगा सफ़ेद कोट पहनते हैं, तो उसकी जो प्रेस्टीज होती है, उसकी जो इज्जत होती है, बहुत होती है। कहाँ पे? ग्रामीण इलाकों के अंदर। ऑब्जेक्टिव नंबर 255, इन्फेंट एंड मदर मोर्टेलिटी इज़ ग्रेटर इन ट्रेडिशनल बर्थ, यानी कि जो जच्चा बच्चा होता है उसकी मृत्यु दर क्या होती है? बढ़ जाती है अगर बच्चा घर पे पैदा होता है। क्योंकि देखिए, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आता है तो क्या होगा, आपको लेके दौड़ कर भागना पड़ेगा हॉस्पिटल के अंदर, और इसी बीच में समय बहुत कम रहता है, जिसकी वजह से जो मृत्यु दर होती है वो बढ़ जाती है। व्हेन द रूल्स ऑफ चार्ल्स सेकेंड वाज रिस्टोर्टेड, यानी कि चार्ल्स सेकेंड नाम के जो राजा थे, उसका जो रूल्स है, उसकी जो शासन है, कब फिर से बहाल कर दी गई? तो 1660 ईस्वी में इसको बहाल कर दिया गया। ड्रामा इज़ अ डिज़ाइन टू परफॉर्म ऑन द स्टेज, जो ड्रामा होता है वो एक स्टेज होता है, एक मंच होता है, उस पर परफॉर्म किया जाता है। ऑब्जेक्टिव नंबर 258, द ऑथर ऑफ द नॉवेल कूली इज़, नॉवेल जो है एक उपन्यास है कूली नाम की, उसके ऑथर कौन है? मुल्क राज आनंद। एन एंशियंट हिब्रू डाइटी टू हुम चिल्ड्रन वेयर ऑफर एज अ सेक्रीफाइस, यानी कि एक एंशियंट पुराने ज़माने का हिब्रू जो होता है, मतलब जो फ़िलिस्तीन और इज़राइल का जो इलाका है उसको कहते हैं। तो वो इलाके में एक डाइटी हुआ करता था, एक देवता हुआ करता था, जिसे बच्चे की बलि दी जाती थी, मतलब कि बच्चे को उसका जो गला काट कर या उसको जो है ज़बह करके चढ़ाया जाता था। उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मलूक। और ये जो आया है, कहाँ से आया है? आइडियाज़ दैट हैव हेल्प द मैनकाइंड के अंदर ये दिया गया है। तो इसीलिए हम कहते हैं आपको कि आप जो है किताब को कम से कम, अभी भी आपके पास समय है, किताब को एक बार पढ़ लीजिए। पढ़ लीजिएगा तो सारी चीज़ दिमाग में आपको ऑटोमेटिक बैठ जाती है। आगे चलते हैं।
ऑब्जेक्टिव नंबर 260, द गोल्डन पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर वाज द एरा ऑफ किंग अल्फ्रेड, यानी कि किंग अल्फ्रेड जो थे, मतलब राजा अल्फ्रेड जो थे, उसका जो समय था वो एक जो है सुनहला युग के हिसाब से देखा जाता है ओल्ड इंग्लिश के लिए। ओल्ड इंग्लिश का जो सबसे सुनहला दौर था वो राजा अल्फ्रेड जो थे उसका शासनकाल था। ऑब्जेक्टिव नंबर 261, परहैप्स नो सिंगल लैंग्वेज हैज़ इन्फ्लुएंस इंग्लिश एज मच एज लैटिन, यानी जितना लैटिन भाषा ने इंग्लिश को प्रभावित किया है उतना कोई भी दूसरा जो भाषा है उसने प्रभावित नहीं किया। यानी कि आप जाइएगा तो जितना भी जो मेडिकल साइंस का जितना भी वर्ड है वो लैटिन भाषा से आया है इंग्लिश के अंदर। इंग्लिश का जितना भी जो मेडिकल साइंस का जो भी वर्ड्स होगा, या बोन होगा, या हड्डी का नाम, या गोश्त का नाम, मांसपेशी का नाम, ये सब जो है लैटिन भाषा से आया हुआ है। ऑब्जेक्टिव नंबर 262, द रोमेनेंट ऑफ रोज इज रिटन बाय, रोमेनेंट ऑफ रोज नाम की जो किताब है वो लिखी गई है किसके द्वारा? चौसर के द्वारा। ठीक है। द पास बुक वाज हैंडेड ओवर टू बेंजी एट द एज एट व्हाट एज, मतलब कि जो पासबुक है बेंजी को हैंड ओवर किया गया था किस उम्र में? तो एट द एज ऑफ 21, यानी जब 21 साल का बेंजी हुआ तो उस दिन उसे जो है बैंक का जो पासबुक था जिसमें माता पिता उसके अंडा से जो इनकम हुआ था उसको रखते थे, उसका पासबुक उसको हैंड ओवर कर दिया। ये द अर्थ से जो है आया है। ऑब्जेक्टिव नंबर 264, मदर डिड लॉट ऑफ फस ओवर नानू काका, यानी जो माँ थी नरेटर की, और पिंच ऑफ स्नफ के जो नरेटर हैं उसकी जो माँ है उसने नानुका के साथ लॉट्स ऑफ फस किया। फस का मतलब होता है बतंगर बनाना, मतलब कि भाई आया था उसके घर पे तो इसलिए भाई से खूब जो है दिल भर के जो बात की। समझ में आ गया? ऑब्जेक्टिव नंबर 265, H.E. बेट्स इज इंग्लिश या ब्रिटिश राइटर, यानी H.E. बेट्स जो है वो या तो इंग्लिश राइटर है, इंग्लिश या ब्रिटिश दोनों। ब्रिटेन को, जैसे भारत को हम लोग हिंदुस्तान कहते हैं, आर्यभट्ट कहते हैं, उसी तरह जो है ब्रिटेन को इंग्लैंड भी कहा जाता है, इंग्लिश भी कहा जाता है, या ब्रिटिश भी कहा जाता है। समझ में आ गया? तो एक ही नाम है। आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 266, द चेंजेस 1991, यानी 1991 में जो द चेंजेस नाम की किताब आई है वो लिटरेरी वर्क ऑफ किसका है? जर्मन ग्रीर का। अ चाइल्ड इज बॉर्न की जो लेखिका है जर्मन ग्रीर, उसकी किताब है द चेंजेस। ठीक है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हुसैन, presumption his choice to the highest office has mainly been made on the account of, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार उसे जो राष्ट्रपति बनाया गया है, इतनी बड़ी जो ओहदा दी गई है, इतना बड़ा जो हाईएस्ट ऑफिस यानी इतना बड़ा जो पदभार दिया गया है, वो मेनली ऑन अकाउंट ऑफ, यानी कि मुख्य रूप से किसके लिए, किसको ध्यान में रख के दिया गया है? तो वो जो है मुख्य रूप से हिज लॉन्ग एसोसिएशन विथ एजुकेशन, यानी एजुकेशन के साथ जो उनका लंबे समय से जो एक लगाव रहा है, उसकी वजह से जो है उसे क्या किया गया, उसे जो है ये ये जो क्या कहते हैं राष्ट्रपति का जो पद उसे सौंपा गया है। मतलब कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जामिया मिलिया इस्लामिया जो है दिल्ली की जो टॉप मोस्ट कॉलेज है उसके संस्थापक में से एक है। आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 268, द हॉस्पिटल वॉज वेरी अनकोऑपरेटिव अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब होता है जो स्तनपान होता है, जो छोटे बच्चे को माँ जो दूध पिलाती है उसको ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं। तो ये अ चाइल्ड इज बॉर्न से लिया गया है। जो हॉस्पिटल स्टाफ था वो जो है बहुत ही ज़्यादा अनकोऑपरेटिव, मतलब कि कोऑपरेट नहीं कर रहा था, सहयोग नहीं कर रहा था, अनकोऑपरेटिव, असहयोगी। तो जो हॉस्पिटल का जो स्टाफ था वो ब्रेस्ट फीडिंग्स को में सहयोग नहीं कर रहा था। उनके हिसाब से ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराना चाहिए बच्चे को, जिसकी वजह से माँ और जो बच्चा है वो 2 रोज के अंदर हॉस्पिटल से नाम कटा लिया था। समझ में आ गया? ऑब्जेक्टिव नंबर 269, शेयर वाज द फर्स्ट वुमेन टू ग्रेजुएट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। जो डोरोथी एल शेयर है, हाउ फ्री इज द प्रेस की जो लेखिका है, वो पहली महिला थी जिन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पास किया था, यानी BA BCom या BSc की जो डिग्री होती है उसको ग्रेजुएशन कहते हैं। तो पहली महिला यानी सबसे पहली महिला जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पास की है वो कौन थी? डोरोथी एल शेयर थी। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। द ऑथर ऑफ द नॉवेल वॉइस इन द सिटी इज अनीता देसाई। वॉइस का मतलब होता है बुराइयाँ, इन द सिटी मतलब शहर के अंदर। इस नाम की जो किताब है वॉइस इन द सिटी, उसकी जो ऑथर है, उसकी जो लेखिका है वो कौन है? अनीता देसाई है। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 271, द ऑथर ऑफ द नॉवेल टाइपी एंड द मोबी डिक। ये टाइपी और मोबी डिक नाम की जो किताब है
उस नोवेल के जो रचयिता है वो कौन है? हरमन मेलविया। द प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टेंट रिन्यूअल इज इंडीड द प्रोसेस ऑफ द ग्रोथ ऑफ नेशनल ग्रोथ एंड नेशनल कल्चर, यानी कि लगातार जो नवीकरण की जो प्रक्रिया है वो वास्तव में, इंडीड का मतलब होता है वास्तव में, जो देश के ग्रोथ, देश की जो तरक्की है और जो राष्ट्र की जो सभ्यता है और उसकी जो तरक्की है उसकी जो ग्रोथ का एक जो है कारक है। समझ में आ गया? ये लाइन आपको दिया गया है भारत इज माई होम से। ऑब्जेक्टिव नंबर 273, द ऑथर ऑफ द नॉवेल द येप्स एंड द वर्थ, ये नाम की जो किताब है उसके रचयिता कौन है? जॉन स्टेनबेक। द ऑथर ऑफ द नॉवेल इन द कैसल ऑफ माई स्किन, इन द कैसल ऑफ माई स्किन, इसके जो लेखक हैं वो कौन है? जॉर्ज लेमिंग। ऑब्जेक्टिव नंबर 275, द ऑथर ऑफ द नॉवेल रिच लाइक अस, रिच लाइक अस नाम की जो नॉवेल है उसके रचयिता कौन है? नयनतारा सहगल। चैप हैज़ अ गैरिश येलो स्पोर्ट्स कार, अब यहाँ पे देखिए चैप रतिराम सोहनलाल रतिराम का जो बेटा है रतिराम, उसका जो निक नेम क्या है? चैप है, और चैप हैज़ अ गैरिश येलो स्पोर्ट्स कार, यानी जो सोहनलाल रतिराम हैं पिंच ऑफ स्नफ में जो मिनिस्टर है दिल्ली के जो पार्टी अध्यक्ष हैं उसके बेटा के पास कौन सी कार थी? येलो स्पोर्ट्स कार थी, जो कि चमचमाने वाली, यानी कि एकदम चमचमाती हुई येलो स्पोर्ट्स कार, मतलब स्पोर्ट्स कार जो थी वो थी उनके पास। ये जो है आपको अ पिंच ऑफ स्नफ से आया है। बाय देन बेंजी हैड 30 और 40 हैंड्स, यानी जब बेंजी 21 साल का हो गया तब तक बेंजी के पास कितना जो है सो ये था, टोटल जो है 30 से 40 जो है मुर्गियाँ थी। वेयर मार्टिन लूथर किंग डिलीवर द स्पीच आई हैव अ ड्रीम, यानी आई हैव अ ड्रीम स्पीच जो है उसे मार्टिन लूथर किंग ने कहाँ पे दिया था, यानी किस जगह पे दिया था? तो ये जो दिया गया था ऑन द स्टेप, स्टेप का मतलब होता है सीढ़ी जो होता है, जैसे आप पार्लियामेंट पे जाएंगे या लाल किला में जाएंगे या जामा मस्जिद में जाएंगे तो उसकी जो सीढ़ी होती है जिस पर चढ़ते हैं उसको स्टेप कहते हैं, ठीक है। तो ऑन द स्टेप ऑफ लिंकन मेमोरियल, लिंकन मेमोरियल हॉल जो है उसकी जो स्टेप है, मतलब उसकी जो सीढ़ी है, वहाँ पे इन्होंने ये भाषण दिया था आई हैव अ ड्रीम। हु हैज़ गिवन द निग्रो पीपल अ बैड चेक, किसने निग्रो पीपल को एक जो है जाली या घटिया चेक दे दिया? तो ये जो है अमेरिका ने यानी कि जो इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन है, दास मुक्ति घोषणा पत्र जो थी, तो उसको यहाँ पे जो मार्टिन लूथर किंग ने क्या किया है, एक उपमा का प्रयोग करके बैड चेक, यानी कि वो जो दस्तावेज था जिसमें गुलामों को आज़ाद कर दिया गया था, उसे इक्वल राइट दिया गया था, इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन की जो ये जो डॉक्यूमेंट था उसे यहाँ पे बैड चेक कहा गया। तो यानी कहने का मतलब यहाँ पे कि अमेरिका ने जो दास मुक्ति घोषणा पत्र पे साइन किया है वो असल में एक बैड चेक था, एक जो है मतलब कि फ्रॉड जो है चेक थी, एक जो जाली चेक था जिसे थमा दिया गया था अमेरिका के द्वारा निग्रो पीपल को। रिवाइव द ट्रेडिशन ऑफ वर्स ड्रामा इन 20th सेंचुरी, कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने वर्स ड्रामा जो होता है, वर्स ड्रामा का मतलब ये हुआ जैसे आपने आल और उधल वगैरह की कहानी सुनी होगी, तो उसके अंदर क्या होता है, कहानी जैसे हम बोल रहे हैं उस तरह नहीं होता, गा के उस कहानी को बयां किया जाता है, तो उसे हम जो क्या कहते हैं, वर्स कहते हैं। तो वर्स ड्रामा मतलब कि वो ड्रामा जिसके अंदर हर जो बोली जो होगी, जो बोलेगा जो कैरेक्टर वो गा कर बोलेगा। तो इस तरह का जो वर्स ड्रामा का जो ट्रेडिशन है उसे 20वीं शताब्दी में किसने जिंदा किया? तो T.S. एलियट्स जो है उन्होंने जिंदा किया, यानी उन्होंने इस तरह का ड्रामा बहुत सारा लिखा 20वीं शताब्दी के अंदर। ऑब्जेक्टिव नंबर 281, आई नाउ 45 ईयर्स ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन, यहाँ देखिए गलती है, 37 ईयर्स ओल्ड होगा, कितना होगा, 37 ईयर्स ओल्ड, THIRT 37 37 ईयर्स ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन, यानी कि मैं अभी जो है कितना है 37 ईयर्स ओल्ड, मतलब कि मैं अभी जो है 37 साल का हूँ और मैं परफेक्ट यानी मेरी जवानी की शुरुआत है। ये लाइन लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। तो आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन, समझ में आ गया आपको। आगे चलते हैं। द फर्स्ट इंग्लिश हिस्ट्री नॉवेल इवानहो वाज रिटन बाय, इवानहो जो नाम की जो पहली इंग्लिश की जो हिस्ट्री नॉवेल थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी, सर वाल्टर स्कॉट के द्वारा लिखी गई थी, समझ में आ गया। आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 283, एलोपैथिक डॉक्टर इन पिसांट कम्युनिटी, यानी कि देखिए तीन तरह के डॉक्टर होते हैं, एक होता है एलोपैथिक, एक होता है हेम्योपैथिक और एक होता है आयुर्वेद। तो
तो आयुर्वेद मतलब जो नीम हकीम होते हैं वो भी होता है, यूनानी भी होता है मेडिसिन, तो 4 तरह की टोटल मेडिसिन होती है। तो एलोपैथिक उसको कहते हैं जो मॉडर्न मेडिसिन जो होता है, जिसे आप जो MBBS की जो पढ़ाई करते हैं तो उसे एलोपैथिक डॉक्टर कहते हैं। तो वो डॉक्टर जो कि मॉडर्न मेडिसिन को प्रैक्टिस करता है वो पिसांट कम्युनिटी के अंदर, मतलब कि जो ग्रामीण इलाका के या जो मजदूर तबका या फिर जो किसान जो समुदाय होता है उसके अंदर डिपेंडेंट अपॉन एक्सपेंसिव, मतलब कि जो डिपेंडेंट होता है वो जो डॉक्टर होता है एलोपैथिक डॉक्टर, वो किस चीज़ पर डिपेंड होता है? ड्रग्स पे, मतलब कि दवा पे, स्पार्कलिंग इक्विपमेंट्स, और जो स्पार्कलिंग इक्विपमेंट्स जो होता है उस पे, मतलब इक्विपमेंट का मतलब यहाँ पे होगा जो मशीन होती है उस पे, और जो है लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंडेंट होता है। मतलब जो एलोपैथिक डॉक्टर होते हैं उसके पास जब जाएगा तो आपको बहुत ज़्यादा दवा देगा, और जो इक्विपमेंट जैसे आप जाते होंगे तो देखते होंगे क्या होता है, सीधा जो आपको कहता है एक्सरे करवाइए, ये करवाइए, वो करवाइए, यानी बहुत सारी जो है मशीनरी से आपका चेक करता है और उसके बाद वो दवा देता है। मतलब डॉक्टर अपने हिसाब से कुछ नहीं होता है, मतलब अपने हिसाब से नहीं देखता है। कोई भी आदमी जाता है पेशेंट तो उसको पता नहीं होता है इसको क्या बीमारी है, वो क्या करता है पूरा खून जांच करवा दिया, उसके बाद जो स्टूल जांच हो गया, उसके बाद यूरिन हो गया, ब्लड हो गया, ये सारे चीज़ करवाने के बाद ही देता है। तो अपने हिसाब से वो डॉक्टर नहीं देता। इसके पीछे राज भी है। इसके पीछे राज ये होता है कि अगर आप खून जांच करवाएगा तो उसका जो चार्ज लगेगा उसका कमीशन डॉक्टर को आएगा। तो इसलिए डॉक्टर जो क्या करते हैं इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 284, रूपर्ट ब्रूक इज़ रिमेंबर एज अ वार पोएट। रूपर्ट ब्रूक जो थे वो एक वार पोएट, यानी कि आप कह सकते हैं इसे कि रूपर्ट ब्रूक जो है वो युद्ध के जो है कवि माने जाते हैं। ठीक है। ऑब्जेक्टिव नंबर 285, नॉर्मन कन्क्विस्टेड द इंग्लैंड इन AD 1066। नॉर्मन जो थे उन्होंने इंग्लैंड को कॉन्क्विस्ट किया। कॉन्क्विस्ट करने का मतलब होता है उस पर जो है सो विजय प्राप्त की, उसको जीत लिया इंग्लैंड को। कब जीता? 1066 ईस्वी में। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 286, द सेकेंड हाफ ऑफ द 14th सेंचुरी इज नोन एज अ पीरियड ऑफ ग्रेट इंडिविजुअल राइटर, यानी कि 14वीं शताब्दी का जो सेकेंड हाफ है, मतलब कि जो लास्ट वाला 1450 से लेकर 1500 ईस्वी से पहले का जो ज़माना है वो जो है इंडिविजुअल राइटर का, मतलब कि वहाँ पे जो इंडिविजुअल राइटर होते, व्यक्तिगत जो राइटर होते, उसका जो पीरियड माना जाता है। ये आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश से लिया गया है। ऑब्जेक्टिव नंबर 287, पर्ल्स एस बक वाज अमेरिकन बाय बर्थ, यानी पर्ल्स एस बक जो थी वो जन्म हुआ था उनका अमेरिका के अंदर, सिटीजनशिप जो था उसका अमेरिका के अंदर था, लेकिन पली बड़ी, मतलब कि उसका जो पालन पोषण हुआ वो कहाँ हुआ? चाइना के अंदर हुआ। याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव नंबर 288, वाई वी डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी, यानी कि हमने जो है मशीनरी का ईजाद क्यों नहीं किया। ये जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। तो हमने मशीनरी का आविष्कार इसलिए नहीं किया बिकॉज वी वुड बिकम स्लेव ऑफ मशीनरी एंड लूज अवर मोरल फाइबर, क्योंकि हमने अगर मशीनरी का खोज कर लेते तो हम मशीनरी के गुलाम बन जाते और अपना जो है जो चरित्र है वो हम खो देते। जैसे एग्जांपल हम आपको देते हैं, पहले वॉशिंग मशीन नहीं थी तो घर का सारा कपड़ा जो है हाथ से धोया जाता था, लेकिन जैसे ही वॉशिंग मशीन आ गई अब कोई भी आदमी हाथ से धोता है, कपड़ा को नहीं धोता है। वॉशिंग मशीन में जब आप कपड़ा डालते हैं तो क्या होता है, आपकी कपड़े की लाइफ ख़राब हो जाती है, सही से धुलाता भी नहीं है, अगर कहीं पे गंदगी लगी हो तो वो सही से नहीं हो पाती है, फिर भी हम लोग मशीनरी में ही अपना कपड़ा को धोते हैं। तो देखिए अगर मशीनरी आ जाएगी तो हम उसके गुलाम बन जाएंगे, मतलब उसका ज़्यादा इस्तेमाल करने लगेंगे, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो क्षमता है वो कमज़ोर हो जाते हैं हम लोग, और जो है फिर जो है समय से पहले काल के काल में समा जाते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 289, अबाउट 800 ईयर एगो वाज अ वर्ल्ड लैंग्वेज, यानी 800 साल पहले जो था वो क्या था, कौन सा भाषा था जो कि दुनिया की भाषा कहलाती थी? वो लैटिन था। लैटिन लैंग्वेज जो था, जिस तरह इंग्लिश अभी वर्ल्ड लैंग्वेज हो उसी तरह उस समय जो है लैटिन जो भाषा था वो दुनिया की भाषा थी। ऑब्जेक्टिव नंबर 290, नानू काका केम आउट ऑफ मिनिस्टर ऑफिस मम्बलिंग कलरफुल मराठी स्वेयर वर्ड्स, यानी नानू काका को जब अपॉइंटमेंट नहीं मिला तो नानू काका जो है मिनिस्टर के ऑफिस से बड़बड़ाते हुए क्या है, उन्होंने कलरफुल यानी कि रंग बिरंगा, मतलब कि तरह तरह की जो है मराठी स्वेयर वर्ड का मतलब होता है गाली, मतलब कि मराठी में जो है रंग बिरंगा गाली देते हुए वहाँ से निकले। कहाँ से निकले? ऑफिस से। किसके? मिनिस्टर के। ऑब्जेक्टिव नंबर 291, द स्टीडी गार्गलिंग ऑफ हुक्का इन द नेक्स्ट रूम हैड सडनली स्टॉप, यानी जो हुक्का की आवाज़ थी और जो नानू काका की वजह से नानू काका ने जो कहा कि मुझे एसके का कॉल आया था, वायर आया था, तो इसको सुनते ही जो मिनिस्टर थे
उसने क्या किया, उसका जो हुक्का था जो गड़गड़ कर रहा था वो ऑटोमेटिक बंद हो गया। मतलब कि मिनिस्टर ने जब सुना कि ये व्यक्ति जो है हजरत बरकत अली का जो एक रिलेटिव है या उसका जो दोस्त है, तो उसने जो हुक्का बंद करके उससे मिलने आ गए। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। द लार्ज लेसन दैट इंडिया हैज़ टाउट टू द वेस्ट इज़ लव, पीस एंड नॉन वायलेंस। जो सबसे बड़ा लेसन, सबसे बड़ा जो सबक भारत ने सिखाया वो ये सिखाया है कि किस तरह से आप प्यार से, शांति के साथ और अहिंसा के साथ आप जीवन जी सकते हैं। ये किसने सिखाया वेस्ट को? भारत ने सिखाया। ऑब्जेक्टिव नंबर 293, अ बिग सर्कुलेशन स्पेल bankruptcy if the paper has to depend on itself for its revenue। अगर बड़ा बड़ा अखबार पेपर भी जो है क्या होगा, बैंकरप्ट हो जाएगा। बैंकरप्ट का मतलब हो जाए दिवालिया निकल जाना, यानी कि तुरंत बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर सिर्फ उसकी सेल पे निर्भर करना पड़े तो हमने आपको बताया था इसी ऑब्जेक्टिव के अंदर कि एक जो पेपर होता है उसका जो मिनिमम जो होता है, जो प्रिंटिंग कॉस्ट होता है वो 10 रुपया होता है, लेकिन आपको कितने मिलता है? 3.5 से 4 रुपये में मिलता है। क्यों ऐसा मिलता है? इसलिए आपको मिलता है इतना क्योंकि जो है क्योंकि जो एडवर्टाइज़र होता है वो उसको जो है पेमेंट करता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर कोई जो पेपर है अगर वो सेल के ऊपर डिपेंड करे तो तुरंत बैंकरप्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव नंबर 294, द ऑथर ऑफ द नॉवेल थिंक फॉल अपार्ट। ये जो थिंक फॉल अपार्ट है उसके जो ऑथर है वो कौन है? एलेक्स लो गुमा। एलेक्स ला गुमा या एलेक्स ला गुमा भी कह सकते हैं इसको। तो इसके जो ऑथर ये हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 295, नॉवेल इज़ अ वाइटल रिकॉर्ड ऑफ व्हाट वी सी, फील, थिंक्स एंड लर्न। यानी नॉवेल जो है एक वाइटल रिकॉर्ड होता है जो हम सोचते हैं, देखते हैं और जो पढ़ते हैं उसका। ऑब्जेक्टिव नंबर 296, यू आर एन इडियट हु साउटेड। तुम एक इडियट हो, तुम जो है एक बुद्धू हो। किसने साउट किया? टीचर्स ने। किसको साउट किया था? सेबी को साउट किया था। ऑब्जेक्टिव नंबर 297, द ओल्ड सेक्शन फॉर्म वेयर सप्रेस्ड बाय फ्रेंच कैरेक्टर। जो ओल्ड सेक्शन जो था, जो फॉर्म था वर्ड्स का, वो जो फ्रेंच का जो वर्ड्स है उससे जो रिप्लेस कर दिया गया। ये जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश से लिया गया। ऑब्जेक्टिव नंबर 298, मिडिल इंग्लिश हैड 5 डायलेक्ट। मिडिल इंग्लिश के पास 5 बोलियाँ थी, उपभाषा थी। ऑब्जेक्टिव नंबर 299, द प्रिंटिंग प्रेस सेटअप बाय विलियम कैक्सटन एट द वेस्टमिनिस्टर एबे इंग्लैंड इन 1477। यानी कि 1477 ईस्वी में विलियम कॉक्सटन नाम की जो व्यक्ति थे उन्होंने जो है वेस्टमिनिस्टर एबे इंग्लैंड के अंदर जो है क्या किया? प्रिंटिंग प्रेस का सबसे पहले स्थापना किया। यानी पहला प्रिंटिंग प्रेस जो है कहाँ? इंग्लैंड के अंदर हुआ। ऑब्जेक्टिव नंबर 300, द विनोइंग विंड सॉफ्टली लिफ्ट द हेयर ऑफ ऑटम। ऑटम जो है उसका जो है विनोइंग विंड जो होती है, जो झोंकेदार हवा जो होती है, वो जो है ऑटम की जो बाल है उसको जो है हल्का सा जो है क्या कहता है? लिफ्ट करती है, यानी कि लहरा देती है। तो इस तरह से हमने जो है ऑब्जेक्टिव नंबर 251 से लेकर ऑब्जेक्टिव नंबर 300 को डिस्कस किया। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप 10वीं 11वीं 12वीं के स्टूडेंट हैं या टीचर हैं, अगर हमारी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पे 90659065829862 पे कॉल कर सकते हैं और अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस।